नमस्ते। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी रियासतों की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमारी तीसरी रियासत चल रही थी बघेलखंड की रियासत। अब मैं जब बघेलखंड की रियासत के बाद मैंने जो छोटी छोटी रियासतें थीं उसके लिए मैंने सोचा एक अलग वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है और फिर चीज़ें क्या है, मतलब एक दूसरे से इसमें क्या है, इन रियासतों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले रियासतें पढ़ते समय क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जो व्यक्ति को रिलेटेड है उनकी हमें एक अलग सीरीज़ बना लेनी चाहिए। ठीक है, इतिहास में से कई नाम हैं। ठीक है, मतलब रियासतों में से कई नाम हैं। ठीक है, क्योंकि देखो सीमा क्षेत्र बहुत नज़दीक हैं और नज़दीक सीमा क्षेत्र में आपको 7 या 8 रियासतें पढ़नी हैं, तो ये बिल्कुल मतलब नॉर्मल बात है कि व्यक्ति तो एक दूसरे से टकराएंगे। अब जब रियासतें हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं आखिर में उसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे पूछा क्या जा सकता है। जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 5 हो गए, 11, आपसे 3 तरह के क्वेश्चनों के फ्रेम होते हैं। मतलब कौन कौन से? 3 नंबर के, 5 नंबर के और 11 नंबर के। तो मैं आपको बताऊं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो सबसे पहले आएगा आपसे 3 नंबर का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा शासकों के बारे में। ठीक है, आप किसी शासक को उठा लीजिए, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ठीक है, उसके व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए बघेलखंड रियासत का संस्थापक कौन है। ठीक है, गुलाब सिंह के बारे में टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह के बारे में टिप्पणी कीजिए, रामचंद्र के बारे में। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ये सब चीज़ें पढ़ा के आ चुका हूँ। ठीक है, तो आप उनको पॉइंट आउट करिए और उनके नोट्स बना के 1 या 2 पॉइंटों में चीज़ों को समराइज़ कर लीजिए। मैं आपको इस तरीके से कहानी इसलिए सुनाता हूँ कि इन फ्यूचर आपके दिमाग में एक स्टोरी होगी, तो आप चीज़ों को अच्छे से कोरिलेटेड कर पाओगे और चीज़ों को समझ पाओगे। अब 3 मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे? 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनेंगे हमारे, आपसे पूछ दिया जाएगा क्या कि शासकों के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए? शासकों के बारे में बताइए। ठीक है, फिर स्थापत्य, जैसे ठीक है, स्थापत्य के बारे में, जैसे मैहरगढ़ का किला किसने बनवाया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रीवा के किले को किसने बनवाया, बघेलखंड का किला किसने बनवाया। तो आपको ये क्या है, चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, बघेलखंड का जब किला मिल जाता है इनको दहेज में, किसको? ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, ये बघेलखंड में ही जो सॉरी, तो इस तरीके से बांधवगढ़ के किले में इनकी बहुत सारे शासक रहते हैं। ठीक है, तो उसमें निर्माण भी बहुत सारे करवाते हैं, मंदिरों का निर्माण करवाते हैं ये। ठीक है, जैसे कि आपने भी पता है मृत्युंजय का मंदिर जो कि रीवा में प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से क्वेश्चन स्थापत्य के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा 3rd नंबर का क्वेश्चन बनेंगे युद्ध के बारे में, जैसे 1857 की क्रांति हो गई। ठीक है, किस मतलब विल्सा का युद्ध हो गया, केवटी का युद्ध हो गया, चित्रकूट का युद्ध हो गया। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा अगर आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5 नंबर में क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जाएंगे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी रियासत, जैसे आपके सिलेबस में जो भी रियासतें दी हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि बघेलखंड रियासत पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, या पूछा जा सकता है जैसे रण सिंह के बारे में बताइए। ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है कि रामचंद्र के बारे में बताइए। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या है, सब एक एक राजा मैंने उठाए हैं और एक उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखकर ही इस वीडियो को देखिए। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में रघुराज सिंह की भूमिका बताइए। तो आपको भी पता है रघुराज सिंह की जो भूमिका है वो कैसी है, 1857 की क्रांति में दोहरी भूमिका है। ये बाह्य रूप से किसका समर्थन करते हैं? ये बाह्य रूप से तो समर्थन करते हैं अंग्रेज़ों का, लेकिन जो आंतरिक रूप है उससे ये किसका समर्थन करते हैं? क्रांतिकारियों का समर्थन करते हैं। ऐसे स्वतंत्रता संघर्ष जब 1947 से 1857 प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष से लेके 1947 तक जो एक आज़ादी की लड़ाई या मूवमेंट चला था, उस समय बघेलखंड रियासत का क्या योगदान रहा था। तो उस तरीके से क्वेश्चन, क्योंकि देखो जो आपका सिलेबस है वो साफ कहता है कि रियासत कहाँ तक स्वतंत्रता प्राप्ति तक। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी रियासत उठा के कि स्वतंत्रता संग्राम में बघेलखंड रियासत का क्या योगदान है। ठीक है, उसके अलावा
बघेलखंड रियासत में एक महान शासक ही मान सकते हैं महाराज गुलाब सिंह को, क्योंकि इन्होंने अपने समय पे इतने सुधार किए थे जो कोई एक इनके सुधारवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। उसके अलावा मैंने आपको पवाई रूल्स भी बताए, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए और एक एक पॉइंट के थ्रू मैंने इन सब चीज़ों को बताया। मुक्त फौज क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्वेश्चनों के किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। अब राज प्रतिनिधि काल के बारे में बताइए। 11 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रीवा रियासत पर टिप्पणी कीजिए, आप इतिहास बता दीजिए, शासक बता दीजिए, ठीक है, इनका क्षेत्र बता दीजिए और इनके जो कार्य हैं वो बता दीजिए, और 5वें पॉइंट में आप स्थापत्य बता दीजिए। इतने में आपका ये 11 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। देखो 3-4 मैं आपको इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मैं खुद करता हूँ अपने पेपरों में। मैं भी एक स्टूडेंट की तरह पढ़ता हूँ, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सीख रहा हूँ, कई किताबों से पॉइंट उठा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं जो अब तक चीज़ें समझा हूँ या जितना मैंने समझ पाया उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि MPPSC के लिए आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए पॉइंट्स, और आप उन पॉइंट्स को क्या करो, फ्रेम करो। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आप अपने दिमाग में 5 पॉइंट रखो और फिर उसके बारे में आप क्या करो, 5 पॉइंट के अंदर आप उस चीज़ों को डिस्क्राइब करो। कम से कम शब्दावली इतनी विस्तारपूर्ण नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले मतलब आप अपने छोटे शब्दों में बातों को कह ना पाए। इसलिए कॉमा का सही जगह प्रयोग हो गया, ठीक है, शब्दों का सही चयन हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा अगर आप अपनी MPPSC मेंस निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं छोटी मोटी रियासतें जो इसमें बच गई हैं बघेलखंड में, ठीक है, जैसे मैयर रियासत हो गई, ठीक है, नागौद रियासत हो गई, तो हम उनके बारे में बात करें। अब सबसे पहले हम आते हैं किसकी, मैयर रियासत के बारे में बात करते हैं। अब मैयर रियासत में क्या होता है, जो रीवा मैयर रियासत जो रीवा के राजा वीर सिंह देव के पुत्र जमनी भान को दे देते हैं, ठीक है। जो मैयर रियासत है वो किसको दे देते हैं, राजा वीर सिंह देव अपने पुत्र किसको, जमनी भान को दे देते हैं। पुत्र जमनी भान ने मैहर दुर्ग का निर्माण करवाया। अब जैसे आपसे पूछा जा सकता है मैहर का किले का निर्माण किसने करवाया, तो जमनी भान ने करवाया, ठीक है। और इस जो आसपास के क्षेत्र वहाँ उन्होंने राज्य को सदरण किया। परंतु देखो मैयर की पहचान राजाओं शासकों से ज़्यादा मैयर की माता के लिए फेमस है। आप भी शायद इसमें कई लोग हैं MP में, और मुझे भी लगता है जो वीडियो सुन रहे हैं वो मैयर के मंदिर पर कई बार गए होंगे, ठीक है। तो मैयर की एक पहचान क्या है, माँ शारदा भी है, ठीक है। परंतु प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है, चंद्रभान को जाता है। एक वहाँ के शासक हुए थे, क्या नाम है उनका, चंद्रभान। एक मिनट, तो मैयर को जो फेमस किया था या प्रतिष्ठित किया था या जिसको पहचान दिलाई वो उन शासक का नाम क्या है, चंद्रभान, ठीक है। इस तरीके से इसके अलावा अब हम बात करेंगे तीसरे शासक मतलब मैं, उसके बाद क्या होता है, चंद्रभान ने इसको क्या करवाया, प्रसिद्धि दिलवाई, ठीक है। उसके बाद कीर्ति सिंह बनते हैं, ठीक है। यहाँ के शासक कौन बनते हैं, कीर्ति सिंह, और यह राज बुंदेला के प्रभाव में आ जाता है। किसके प्रभाव में आ जाता है, यह राज बुंदेलाओं के प्रभाव में आ जाता है। मैयर पर आक्रमण बुंदेला का कर आरोपित किया जाता है और कीरत सिंह की असमय क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कीरत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके अल्पवयस्क पुत्र होते हैं समर सिंह, मैयर का शासक बनता है। और समर सिंह के समय एक महत्वपूर्ण घटना ये घटती है कि उस समय छत्रसाल जो कि बुंदेला रियासत के शासक थे वो इस पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और जो समर सिंह का सेनापति है कौन, माधव गुजर, इसमें मारा जाता है। इस युद्ध में क्या होता है, माधव गुजर मारा जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मैयर पर तृतीय आक्रमण 1707 में, किस कब, 1707 में छत्रसाल के जो पुत्र हैं हृदय शाह के नेतृत्व में होता है,
ठीक है। हृदय शाह के जब नेतृत्व में होता है तो समर सिंह अपने छोटे भाई की हत्या कर देते हैं, क्योंकि वह जो छत्रसाल की पुत्री है, किसकी, छत्रसाल की पुत्री से विवाह कर लेता है। ठीक। उसके बाद परिणाम क्या निकलता है कि समर सिंह भी मारा जाता है। ठीक है, क्या होता है कि समर सिंह इस युद्ध में मारा जाता है, समर सिंह मारा जाता है। ठीक है, और यह क्षेत्र बुंदेलाओं के अधीन हो जाता है। ठीक है, फिर अंत में क्या होता है, समर सिंह के पुत्र नरहरि रीवा के राजा अवधूत सिंह से अमरपाटन के पास एक मोहर नामक जागीर प्राप्त करके बस जाते हैं। अब देखो, हृदय शाह क्या कर लेता है, मैयर पे कब्जा कर लेता है। तो जो समर सिंह के पुत्र हैं नरहरि, उन्हें रीवा के राजा जो अवधूत हैं वो क्या करते हैं, एक मोहर नाम की जागीर दे देते हैं, वहाँ पे अपना गुजारा बसारा करते हैं। हृदय शाह बुंदेला के पुत्र ने अपने सेवक बेंज हुजूरी को 1770 में मैयर इलाका जागीर के रूप में दे दिया। तो मैयर के बारे में हमें अगर मैयर रियासत पूछ ले तो आपको 2-3 नाम याद रखने हैं, छत्रसाल का युद्ध याद रखना, हृदय शाह का युद्ध रखना है। ठीक है, इस तरीके से मैयर के दिमाग में इस तरीके का फ्रेम बना। 4-5 पॉइंट आपके लिए हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, एक कि क्या क्या है, इस तरीके से पूरी जो तुम्हारी मैयर रियासत होगी। आप इसको एक बार पॉइंटों को नोट डाउन कर लो और इनको पढ़ लो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैयर रियासत के बाद अगली रियासत है जो हमारी क्या है, अगली है नागौर रियासत। अब नागौर रियासत में हम पढ़ेंगे कौन कौन से शासक हुए, प्रमुख शासक कौन कौन है। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे नागौर रियासतों में। ठीक है, फिर उसके बाद उनका क्या योगदान रहा वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो नागौर रियासत में जो प्रमुख शासक हुए हैं वो कौन कौन हुए हैं, चैन सिंह, प्रहलाद सिंह, शिवराज सिंह, बलभद्र सिंह और राघवेंद्र सिंह। ठीक है, कौन कौन से शासक हुए हैं, चैन सिंह, प्रहलाद सिंह, शिवराज सिंह और बलभद्र सिंह और राघवेंद्र सिंह। उसके अलावा जैसे हम बात करें चैन सिंह के बारे में, तो चैन सिंह क्या है, ये नागौद राज्य की स्थापना करवाते हैं। ठीक है, इनके बारे में क्या कहा जाता है, जो नागौद राज्य है उसके संस्थापक किसको माना जाता है, चैन सिंह को। ठीक है, उसके बाद ये फकीर शाह के द्वितीय पुत्र थे। इनका जो सीमा क्षेत्र है या इनका जो राज्य विस्तार है वो कहाँ तक था, कैन नदी। ठीक है, कैन बेतवा लिंक परियोजना, आप समझ रहे हो ना। तो इनका जो राज्य विस्तार था वो कहाँ था, कैन नदी तक। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करते हैं, 1748 में राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी राजधानी किसको बनाते हैं, नागौद को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके पुत्र आते हैं या अगला शासक आता है, उसका नाम है प्रहलाद सिंह। देखो, प्रहलाद सिंह को हम सिर्फ इसलिए याद रखते हैं कि क्या है, इन्होंने तालाबों, मंदिरों और कई ऐसी स्थापत्यों का निर्माण करवाया। ठीक है, उसके अलावा फिर अगले शासक आते हैं शिवराज सिंह। शिवराज सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि ये किसके उत्तराधिकारी थे, समस्त बुंदेलखंड में ये इस समय क्या होता है कि अंग्रेज़ों का क्या हो जाता है, आधिपत्य हो जाता है। पूरे क्षेत्र में क्या करते हैं, अंग्रेजी हुकूमत आ जाती है। ठीक है, अंग्रेज़ों और पन्ना के राजा किशोर सिंह बुंदेलाओं से आपस में साठगांठ करके नागौद राज्य को क्या करते हैं, इनके शिवराज सिंह के समय हड़पने का प्रयास करते हैं। शिवराज सिंह के बाद अगले शासक हमारे आते हैं बलभद्र सिंह। कौन आते हैं, बलभद्र सिंह। इनके मझले भाई की हत्या हो जाती है। क्या है, मझले भाई, इनके जो छोटे भाई हैं वो उनकी हत्या हो जाती है। तो अंग्रेज़ किसको जिम्मेदार मानते हैं, बलभद्र सिंह को मानते हैं और इन्हें क्या करते हैं, कोर्ट से इन्हें सज़ा प्राप्त होती है। और जब सज़ा प्राप्त होती है तो इन्हें सज़ा के रूप में क्या कह दिया जाता है कि आप राज्य से निर्वासित हो जाइए। जब बलभद्र सिंह चले जाते हैं तो उनके पुत्र बनता है कौन, पुत्र राघवेंद्र सिंह, जो कि वयस्क शासक बनता है। ठीक है, ये नाबालिग होता है, रीवा का राजा बनाया जाता है। ठीक है, और ये नाबालिग होता है। ये मतलब
राघवेंद्र सिंह है, अंग्रेज इसको नहीं बना रहे होते, लेकिन रीवा के नरेश हैं, रीवा के राजा हैं, क्या है, अंग्रेज़ों पर दबाव बनाते हैं और वो ये कहते हैं कि आप इनके बलभद्र के पुत्र राघवेंद्र को क्या करिए, यहाँ का शासक बनाइए। तो जब ये क्या है, नाबालिग होता है तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, कोड ऑफ वार्ड्स के अधीन इसको नागौर रियासत को कर देते हैं और उसी के अधीन यहाँ पर कार्य चलता है। ठीक। उसके अलावा उसके बाद हमारे जो अगले शासक आते हैं उनका नाम क्या है, यादवेंद्र सिंह। इनके समय पे, यादवेंद्र सिंह के समय क्या होता है, जो नागौर रियासत है वो पूरी की पूरी रियासत किसके अधीन आ जाती है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन आ जाती है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि नागौर के किला के निर्माण किसने करवाया। आप इस तरीके से शासकों की पूरी ये लिस्ट है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी आप लिखना चाहें तो आप अपने पॉइंटों में इसको रोक के वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक। अब हमारे अगले शासक हैं वो कौन है, मतलब अब हम बात करेंगे नागौर के किले के बारे में और नागौर की क्रांति के बारे में। तो जो नागौर का किला है उसका निर्माण कौन करवाता है, इसका निर्माण फ़कीर शाह ने करवाया और इसको जो पूर्ण करवाया था वो किसने करवाया था, इसको पूर्ण करवाया था चैन सिंह ने। ठीक। अब जो नागौर की क्रांति है, नागौर की क्रांति हम पढ़ते हैं कि नागौर की क्रांति क्या है। नागौर की क्रांति बघेलखंड की छोटी छोटी रियासतों पर, जो छोटी छोटी रियासतें बघेलखंड क्षेत्र में बनी थीं उन पर नियंत्रण करने के लिए कंपनी सरकार से नागौर में एक उप एजेंसी स्थापित करती है। ठीक है। अंग्रेज़ क्या करते हैं, नागौर में एक कंपनी सरकार की, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या करती है, एक उप एजेंसी की स्थापना करती है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे अंग्रेज एक फौज की एक छावनी बना लेते हैं इस पूरे क्षेत्र में। ठीक। जब पूरे क्षेत्र में एक छावनी बन जाती है तो क्रांति के समय जो नागौर का पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन रहता है, यहाँ पे एजेंट मेयर एलिस होता है। तो वो क्या करता है, इस क्षेत्र में जब क्रांति का प्रादुर्भाव हो रहा होता है तो वो क्या करता है, क्रांति का पूर्ण दमन करने के लिए जो नागौर के नरेश हैं आसपास के कुछ और राजाओं को मिला लेता है वो। ठीक है। अपने पक्ष में मिलाकर उनका सहयोग प्राप्त करता है। ठीक है। और जो क्रांति को दबाने का प्रयास करता है। उसी समय नागौर में 50वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री सक्रिय थी, कौन सी, 50वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है। कौन सक्रिय थी। ठीक है। और 1857 की क्रांति में क्या करता है, एजेंट मेयर एलिस, जो सिपाही हैं, ठीक है, उन्हें उनके मन में विद्रोह की भावना पनप रही होती तो वो वहाँ के शासकों को अपनी तरफ मिला लेता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि उस समय नागौर रियासत में जो 50वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सक्रिय थी, कुंवर सिंह के इस ओर आने की सूचना पाकर यह रिसाला अपने विरुद्ध भेजा गया, किंतु रिसाले के कुछ सिपाहियों ने देशभक्तों के विरुद्ध युद्ध करने उचित नहीं समझते हैं। जो मतलब अब देखो, अंग्रेज़ों की आपने भैया फौज तो बना ली लेकिन फौज में सिपाही कौन है, हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तानियों को क्या लगता है, जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उनको अपने जो क्रांतिकारी थे उनके विरुद्ध लड़ना उचित नहीं लगता है। ठीक है। या वो युद्ध करना उचित नहीं समझते हैं और नागौर वापस चले जाते हैं। तो 27 अगस्त 1857 ईस्वी को एजेंसी में आग लगा देते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, वो खूब लूटपाट मचाते हैं। ठीक है। तो आप नागौर क्रांति में 4 पॉइंट अगर आपके दिमाग में रखना चाहिए तो क्या रखोगे, अंग्रेज़ क्या करते हैं, बघेलखंड के आसपास की जो छोटी छोटी रियासतों के शासक हैं उन्हें अपनी तरफ मिलाते हैं। ठीक है। और वहीं उसी टाइम पे क्या करते हैं, वो एक अंग्रेज़ छावनी की स्थापना करते हैं नागौर में। ठीक है। जिसका एजेंट कौन रहता है, मेयर एलिस रहता है। मेयर एलिस जब पूरी जो फौज या बटालियन बनाता है तो उसमें जो सैनिक रहते हैं वो कौन, हिंदुस्तानी सैनिक रहते हैं, वो क्रांतिकारियों के विरुद्ध जाना का विरोध करते हैं और क्या करते हैं, वो 1857 में नागौर लौट आते हैं और पूरी सैनिक छावनी में आग लगा देते हैं। ठीक है। तो नागौर क्रांति बस यही है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सोहावल का युद्ध। सोहावल का युद्ध के बारे में क्या है, सोहावल राज्य के संस्थापक कौन थे, रीवा राजा अमर सिंह के ज्येष्ठ पुत्र फतेह सिंह। ठीक। सोहावल राज्य की स्थापना और विस्तार के साथ, जो स्थापना होती है और जो विस्तार होता है, ठीक है,
सोहावल राज्य की स्थापना और विस्तार के साथ ही जगतराम को मनकहरी का इलाका प्राप्त होता है। ठीक है, किसको? जगतराम को। और 1802 में जो बसीन की संधि होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, ये बसीन की संधि मराठाओं के बीच में होती है, जिससे ये क्या है, पूरा क्षेत्र किसके अधीन चला जाता है? ब्रिटिश हुकूमत के अधीन चला जाता है। तो आपके दिमाग में क्या चीज़ आई? सोहावल युद्ध के बारे में 3 पॉइंट क्या बने? सोहावल के संस्थापक कौन थे? रीवा राजा अमर सिंह के ज्येष्ठ पुत्र फतेह सिंह थे। सोहावल राज्य की स्थापना और विस्तार किसके? जगत राय को मनकारी का इलाका प्राप्त होता है। और 1802 में जो बसीन की संधि के द्वारा ये सारा क्षेत्र क्या चला जाता है? ब्रिटिश के अधीन चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जब ये क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन चला जाता है तो ये क्या, ये छोटी छोटी रियासतें, ये रियासतें मिलकर अंग्रेज़ों सरकार से ग्रहण की शिकार हो जाती हैं। मतलब अंग्रेज़ लूटपाट मचा रहे हैं। भैया अंग्रेज़ों का यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि सत्ता बना के समाज सेवा करना है, वही हाई टैक्स लगा रहे हैं, कर लगा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो जनता है, लोकल के जमींदार हैं या लोकल के शासक हैं, वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनके मन में असंतोष व्याप्त हो जाता है और आगे स्वतंत्रता के संघर्ष के रूप में प्रफुल्लित होता है। वो ये सारा वही 1857 की क्रांति में छोटा छोटा योगदान है, वही सब है। ठीक है, तो अब हमारे ये हो गई छोटी छोटी जितनी भी रियासतें हैं वो हो गई। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं आपको इस तरीके से, आप इस तरीके से अपने नोट्सों में बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कि आपको मैंने कुछ और क्वेश्चन फ्रेम करे हैं, या अगला है हमारा क्या, प्रश्नोत्तरी। ठीक है, हम बात करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ही था पहले, ठीक है, मुक्त फौज क्या है? ठीक है, मुक्त फौज क्या है? जैसे मुक्त फौज का गठन कौन करता है? अपना नेता श्याम सिंह, रणमत सिंह और पंजाब सिंह इसका निर्माण करते हैं। अब जैसे आपसे कोई पूछा जाए तो आपके दिमाग में 3 पॉइंट होने चाहिए, कौन लीडर था इसका? ठीक है, उसके अलावा उद्देश्य क्या था? संघर्ष को प्रभावशाली व प्रबल बनाना। ठीक है, उसके बाद विशेषता क्या थी? इसमें सभी जाति धर्मों के लोग थे। ठीक है, कुंवर सिंह लक्ष्मीबाई जो कि 1857 की क्रांति में शासक हुए थे, उनका इन्होंने समर्थन किया था या सहयोग दिया था। ठीक है, उसके बाद अब बात करेंगे जैसे कि चित्रकूट का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया? रणमत सिंह के। अंग्रेज पन्ना और अजयगढ़ सैनिकों के साथ आक्रमण कर देता है, रणमत सिंह कोठी की ओर भाग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद डबोरी का युद्ध हुआ। डबोरी में हनुमान प्रसाद जो भूमिहार थे, नेतृत्व में क्रांतिकारियों की एक सभा आयोजित होती है। ठीक है, तो रणजीत सिंह, रणमत सिंह भी इस सभा में पहुंचते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों को क्या हो जाता है? खबर हो जाती है। ठीक है, तो इस युद्ध में कौन मारे जाते हैं? रणजीत सिंह मारे जाते हैं। कौन मारे जाते हैं इस युद्ध में? रणजीत सिंह मारे जाते हैं। ठीक है, और रणमत सिंह कहाँ है? भाग के कहाँ चले जाते हैं? इलाहाबाद चले। फिर अगला जैसे युद्ध है क्योटी का युद्ध। तो क्योटी के युद्ध क्या है? रणमत सिंह पर ओसवन ने रीवा राजा की सेना की सहायता से रणमत सिंह पर क्या करते हैं? वो आक्रमण करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, मैं एक क्वेश्चनों का जो फ्रेम है वो आपको बता दिया। ठीक, अब जैसे भिल्ल शाह का युद्ध हो गया, नौगांव एजेंसी पर रणमत सिंह ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, अंग्रेजों की सहायता अजयगढ़ के राजा रणजीत सिंह ने की, रणजोर ने किया, जिनके पास क्या थी? तोपें थी, तो उन्होंने तोप का भी प्रयोग किया। तो परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है? रणमत सिंह इस युद्ध में पराजित होते। तो भिल्ल शाह युद्ध हो गया ये आपका। ठीक है, इस तरीके से ऐसे कई क्वेश्चन हैं। देखो आप भी अपनी तरफ से क्या किया करो, जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि हाँ ये युद्ध है, 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। तो आप वहीं पे अपने दिमाग के पॉइंट, जरूरी नहीं पूरा डिस्क्राइब करके, बस 3 पॉइंट बनाते जाओ साथ ही साथ। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, सॉरी, ये हमारी कुछ युद्ध हैं बघेलखंड रियासत के, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे कि कुछ अन्य प्रश्न हो गए, जैसे ठीका पद्धति, बघेल वंश वर्णम आपको मैं बता ही चुका हूँ, रीवा किला हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या करो अपने क्वेश्चनों को। ठीका पद्धति क्या होती है? एक लगान की व्यवस्था थी। ठीक है, जो राजा जयसिंह के समय से प्रारंभ हुई थी। इसमें क्या है, भूमि का 1/6 कर लिया जाता था। बघेल वंश वर्णम मैंने आपको बताया ही पिछले वीडियो में। इसकी रचना किसने की? बघेल वंश वर्णम की भाव सिंह के आश्रित कवि
भाव सिंह के दरबार में जो आश्रित कवि कौन, रूपानी शर्मा। ठीक है, इसमें बघेलखंड के इतिहास के बारे में बात की है, बघेलखंड का जो वर्णन है वो विस्तृत बताया गया है। उसी तरीके से जैसे रीवा का किला हो गया, इसे रीवा का मुख्य जो पर्यटन आकर्षक स्थल है ये। ठीक है, इसके पीछे नदियाँ हैं, प्राकृतिक सुंदरता है, मतलब ऐसे कई सारे मतलब क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ये सारी चीज़ें बताई थी। अब बघेलखंड रियासत, एक लास्ट क्वेश्चन अगर 11 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या पूछा जा सकता है कि बघेलखंड रियासत पर विवरण कीजिए या टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताओगे। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी वो बात करोगे यहाँ पे, सामाजिक परिदृश्य कैसा था, शैक्षणिक परिदृश्य कैसा था, स्थापत्य कला में क्या इनका योगदान रहा, संस्कृति में क्या योगदान रहा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को फ्रेम करोगे। तो अब एक एक करके जैसे पॉइंट हैं, अब मैं बात करूं क्या, बघेलखंड रियासत में प्रशासनिक सुधार या प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम बात करें तो राजा जो क्या था, शक्ति का केंद्र कौन है, राजा है। ठीक है, राजा की सहायता के लिए क्या होते थे, मंत्रिपरिषद होती थी। न्याय और दंड का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, आपको ही पता है, पूरे इतिहास में जितना भी आपने पढ़ा होगा राजा ही होता था। प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम पंचायत का गठन होता था। ठीक है, इस तरीके से क्या करें, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की। उसके बाद हम बात करें जैसे अगली क्या है, आर्थिक व्यवस्थाएं कैसी थी, आय का स्रोत कृषि एवं पशुपालन था। मुख्यतः क्या है, वही कृषि से कर लिया जाता था, भूमि का 1/6 तो जो आय का प्रमुख स्रोत। लेकिन जब आगे अंग्रेज आ गए तो क्या होता है, आय की व्यवस्था में बदलाव होते हैं, क्योंकि रेल भी आ चुकी होती है, परिवहन की व्यवस्था हो चुकी होती है। ठीक है, तो खनिज और कोयले पे की मांग बढ़ने लगती है, तो ये भी बघेलखंड क्षेत्र, जैसे आपने भी पढ़ा है से क्या बोलते हैं, सुहागपुर की जो कोयलाई खदान है। ठीक है, तो उससे यहाँ पे इनके आय के स्रोत खनिज और कोयला क्षेत्र में भी बनने लगे। उद्योगों को इन्होंने बढ़ावा दिया। मैंने गुलाब सिंह को बताया था, गुलाब सिंह के बारे में बताया था कि इन्होंने कपड़ा मिल का निर्माण कराया था। तो यहाँ क्या है, इस क्षेत्र में उद्योगों का बढ़ावा, और सबसे ज़्यादा जो प्रोत्साहन किया था गुलाब सिंह ने, उद्योगों को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, उसके अलावा जैसे अब इनका सामाजिक परिदृश्य की बात करें तो सामाजिक परिदृश्य में हम क्या पढ़ेंगे, समाज कैसा था, समाज कैसा था, कृषि प्रधान समाज था, जाति पात वर्ण व्यवस्था में समाज विघटित मतलब वर्णित था। महिलाओं की स्थिति कैसी थी, पर्दा प्रथा का प्रचलन था, बहु विवाह प्रचलित थे। ठीक है, उसके अलावा समाज में बहुदेव प्रथा थी, धर्मांतर विवाह की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, अब हम बात करें कि जैसे शैक्षणिक परिदृश्य मतलब शैक्षणिक वातावरण कैसा था उसके बारे में बात करें तो देखो, गुलाब सिंह ने शिक्षा के मामले में बहुत योगदान दिया। मैंने गुलाब सिंह को आपको स्पेशली पढ़ाया था। ठीक है, उनके योगदानों की हमने बात की थी। तो क्या होता है, 1932 में वो दलित वर्ग के लिए शिक्षण संस्थान के द्वार खोल देते हैं कि कोई भी दलित हो या किसी भी जाति का हो, सबको शिक्षा पे अधिकार देते हैं। गरीब छात्र हितकारी कोष की स्थापना करवाते हैं वो। 1934 में रीवा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करवाते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने हुए तो सुदर्शन कुमारी बालिका उच्चतर विद्यालय की वो स्थापना करवाते हैं। स्थापत्य और कला, हमारा अगला पॉइंट क्या है, स्थापत्य और कला। स्थापत्य और कला की बात करें तो कई भवन मंदिरों का निर्माण कराया, जैसे रीवा में मृत्युंजय मंदिर हो गया, रीवा के किला हो गए, मेहरगढ़ का किला हो गया, केवटी दुर्ग हो गया, बांधवगढ़ का दुर्ग हो गया, रीवा का दुर्ग हो गया। तो इस तरीके से स्थापत्य और कला में इनका भी योगदान है। अब आखिरी बात करें सांस्कृतिक योगदान। सांस्कृतिक योगदान क्या है, विद्वानों को संरक्षण दिया। आपने भी पढ़ा है, जो मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में पढ़ाया था कि तानसेन किसके दरबार में रहता था, रामचंद्र के दरबार में रहता था। उसी समय इन्होंने द्रुपद की खोज की थी। ठीक है, उसके अलावा रामचंद्र भट्ट ने राधा चरित का निर्माण राजा वीर सिंह देव के समय पे किया था। जो रामचंद्र भट्ट थे उन्होंने राधा चरित लिखा था, वो किसके समय, राजा वीर सिंह देव के साथ। वीर भानु के दरबारी कवि माधव ने वीरभादय काव्यम की रचना की। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि सांस्कृतिक योगदान भी रहा है बघेलखंड रियासत का। तो इस तरीके से हमारी बघेलखंड रियासत पूरी आज कंप्लीट होती है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि मैं मतलब मुझे ये नहीं है कि आप बहुत सारे लोग देखें या कुछ भी,
मैं ये चाहता हूँ कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। आप अगर थोड़ा मोटिवेट करते रहेंगे, आप अपनी थोड़ी तारीफ़ करेंगे तो इसमें मैं और भी सुधार करूँगा। या आपको लगता है कि नहीं नहीं सर इसमें थोड़ा इस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि मतलब PDF के फॉर्म में बना दी या कुछ भी, तो मैं वो, या फिर आपको यही फॉर्मेट अच्छा लग रहा है माइंड मैप की तरह, तो आप हमें वो भी प्रतिक्रिया अपनी दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी ये सीरीज चालू रहेगी, पूरी तरीके से कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ये PDF जो मैंने बनाया है उसकी PDF चाहिए, तो आप मुझे अपने कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए भी PDF भी प्रोवाइड कर दूँ। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद।